नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जेएलसीआईएस संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत दिनों से हम मुख्य परीक्षा, जो कि आपका विगत वर्षों में जो भी प्रश्न मुख्य परीक्षा से संदर्भित पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की रूपरेखा पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके आंसर फॉर्मेटिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों के साथ आरती मैम गुरुजी और मेरे द्वारा आप लोगों को मुख्य परीक्षा के उत्तर का लेखन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो विगत वर्षों के प्रश्नों को आधार मानकर विगत वर्षों के प्रश्नों को आधार मानकर हम एक नई रूपरेखा के साथ आपको आंसर फॉर्मेटिंग बतला रहे हैं। तो साथियों, यदि आप लोगों का इस प्रकार का सहयोग जेएलसी संस्थान को प्राप्त है, हमारा सहयोग आप लोगों के लिए हमेशा के लिए है। जेएलसीआईएस संस्थान, जैसा कि आप जानते हैं, इसके विशेषता में शामिल है कि यह हमेशा विद्यार्थियों हितैषी ही काम करता रहा है। तो साथियों, जेएलसीआईएस संस्थान आप लोगों के लिए कई सारी बेहतर चीजें ऑनलाइन माध्यम से लेकर आ रहा है। यहां पर आपको कई सारी चीजें, यह तो एक लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों को जो आंसर सीरीज प्राप्त हो रही है, यह विगत वर्षों में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है उसकी आंसर राइटिंग आपको बतलाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ में ही अगर आप जेएलसीआईएस संस्थान के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको जेएलसीआईएस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो जेएलसीआईएस एमपीपीएससी नामक एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से अवेलेबल हो पाएगा। वहां जाकर उसे इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के उपरांत आपको माई स्टोर में जाकर सभी प्रकार के जेएलसीआईएस संस्थान के सारे कोर्स को वहां पर आप एक्सेस कर पाएंगे। यदि साथियों आप पर वहां कोर्स एक्सेस करने में किसी प्रकार की असुविधा अगर आपको नजर आए, तो वहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सीधा संपर्क करके आप वहां से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो साथियों, एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। जेएलसीआईएस संस्थान के द्वारा कम समय में बेहतर चीजें आपको सीखने के लिए, कम समय में बेहतर चीजें आप कैसे लर्न कर पाए, मुख्य परीक्षा जब आपके चौखट पे खड़ी हो, आपके गेट पर खड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में कम समय में बेहतर तैयारी को कैसे अंजाम दिया जाए। तो साथियों, जेएलसीआईएस संस्थान के द्वारा आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो का चार्जेस आपके लिए मात्र 7,000 रखा गया है। तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको सभी फैकल्टी के द्वारा अपने अपने विषयों से विशेषज्ञ जो भी शिक्षक हैं, तो वह आपको अध्यापन का कार्य करवाते हैं जेएलसीआईएस संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी, साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यदि आप शहरी क्षेत्रों में आ ना पाए, तो उसके लिए जेएलसीआईएस संस्थान आप लोगों के साथ भी खड़ा है। तो उसी के चरण में अगर देखें आप, तो यहां पर जेएलसीआईएस संस्थान के द्वारा मेंस क्लासरूम प्रोग्राम के जैसा ही आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जहां पर 6 पेपर के आपको रिकॉर्डेड वीडियो यूनिट वाइज प्राप्त होंगे। वहां पर आप देख पाए, यदि आप इस कोर्स के साथ अगर आप टेस्ट सीरीज को भी परचेस करना चाहें, तो वो वीडियो लेक्चर के साथ अगर टेस्ट सीरीज को जोड़ दिया जाए, तो उसकी प्राइस 7,000 से बढ़कर 11,000 के समथिंग हो जाती हैं। तो साथियों, जो भी आपको सुटेबल लगे तो उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको जेएलसीआईएस एमपीपीएससी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तत्पश्चात आप इस कोर्स तक पहुंच पाएंगे और वहां जाकर इसे आप परचेस कर सकते हैं। साथियों, एक बेहतर चीजें आप लोगों के लिए तैयार की गई है मेंस क्लासरूम प्रोग्राम के तहत, जहां पर वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। तो साथियों, अगर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर इसे परचेस कीजिएगा। आपको कई सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में कम समय में कैसे गुणवत्तापूर्ण आपको अध्ययन किया जाए, तो गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आपको प्रदान किया जाए, या आप उसे स्टोर करने के लिए तत्पर हैं, तो आप जेएलसीआईएस संस्थान के इस कोर्स को जरूर परचेस कीजिएगा। तो साथियों, हम चर्चा करेंगे हमारे आज के क्लास के सेशन की, और यहां पर हम 2 मुख्य प्रश्नों की चर्चा तो करेंगे ही सही, लेकिन इन 2 प्रश्नों के साथ हम अन्य प्रश्नों को भी यहां पर समावेशित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि विगत क्लास में आपने देखा कि हम 3 मार्कर 5 मार्कर को तैयार कर चुके हैं। आज आपका यह जो सेशन होगा, यह 11 मार्कर के लिए आज का सेशन आपका यह आखिरी सेशन होगा। इस सेशन में जैसे कि आप अपने लाइव चैट पर आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, आपको प्रत्युत्तर में वहां पर जवाब भी मिल जाएगा। तो साथियों, यह जो लाइव सेशन है, इसमें आप लोगों को 2 प्रश्नों पर मुख्य तौर पर चर्चा की जाएगी, जो कि 11 मार्कर आपके पेपर नंबर फर्स्ट के पार्ट बी में दिखाई देते हैं। तो ये प्रश्न आपके 2020 में पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों का प्रारूप की पर चर्चा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइव सेशन के माध्यम से। साथियों, एक और उद्घोषणा में यह करना चाहूंगा कि कल से जो आपको लाइव सेशन में प्राप्त होगा, हम पहले 2020 के सारे पेपर को तैयार करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अब आगामी जो आपका वीडियो होगा, वह वहां पर हम पेपर नंबर 2 जो है आपका, पेपर नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका मुख्य तौर पर
देखा जाए तो वो पॉलिटी का विषय है, वहीं पर आपको लोक प्रशासन के भी प्रश्न मिलते हैं, तो समाज शास्त्र के भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उसी पेपर पर हम टारगेट बनाकर उसको हम तैयार करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए तो उसकी क्या रणनीति होना थी और किस प्रकार से उसका आंसर फॉर्मेटिंग होना था, उस पर हम कल की क्लास से बातें करना शुरू करेंगे। आज के सेशन में हम भूगोल का जो टेक्निकल आपके यूनिट है, यूनिट नंबर 5 से ये 2 प्रश्न बने थे, दोनों अथवा में है, दोनों में से एक करना होता है। आपका प्रश्न लिखा है कि सुदूर संवेदन सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न में इतना भर कर देने से काम नहीं बनता है, लेकिन हमें इसके बारे में कई डिटेलिंग करना होगी। तो सबसे पहले सुदूर संवेदन सिद्धांत की यहां पर बात की गई है, किसके बारे में, सुदूर संवेदन। तो यहां पर लिखा है आपका सुदूर संवेदन सिद्धांत। तो सुदूर संवेदन सिद्धांत के बारे में इसको सिर्फ आपको क्या करना है, इसे समझाना है। क्या करना है, समझाना है। आयोग क्या है, छोटा बच्चा है। जब छोटा बच्चा है तो उसे समझाना है, तो समझाने के क्रम में आप किस किस बिंदुओं पर आपके माइंड में खाका तैयार हो जाना चाहिए। सुदूर संवेदन सिद्धांत आखिर ये क्या है, सबसे पहले आपको यह बताते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, भूमिका के रूप में तैयार करना पड़ेगा, या भूमिका के साथ आपको प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करनी पड़ेगी। जब सुदूर संवेदन सिद्धांत आपने बतला दिया कि यह क्या है, फिर आपको यह भी बताना होगा किस सिद्धांत पर यह काम करता है, किस सिद्धांत पर यह काम करता है, तो उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बतलाना होगा। जब उस सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपने बतला दिया, तो उसी के बाद जो सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत के आपको यहां पर प्रकार की चर्चा करना है। इसके प्रकार का उल्लेख करते हुए आपको यह बताना होगा कि आपका जो निष्क्रिय तकनीक होती है, निष्क्रिय तकनीक, एक होती है आपकी सक्रिय तकनीक। दोनों के बारे में आपको जिक्र करना होगा। तत्पश्चात आपके प्रश्न का खाका तैयार हो जाएगा, एक बॉडी तैयार हो जाएगी। उसी के बाद यदि आप बताना चाहें तो भारत में सुदूर संवेदन की कुछ चर्चा कर सकते हैं। भारत में सुदूर संवेदन कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप IRNS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, IRS, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। RS होता है वैसे तो रिमोट सेंसिंग थ्योरी, आपका क्या है, आपका रिमोट सेंसिंग थ्योरी ये है आपका। तो आप यहाँ पे IRS की भी चर्चा कर सकते हैं इस प्रश्न के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं हम आखिर सुदूर संवेदन सिद्धांत आपका क्या बोलता है। जो सुदूर संवेदन सिद्धांत है, जो आपका रिमोट सेंसिंग थ्योरी जो है, ये क्या बोलती है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक भी ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित करना है, देखिएगा, किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना, किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना, ठीक है, आए बिना उस वस्तु के संपूर्ण आंकड़े या सूचना प्राप्त करने से संबंधित जो तकनीक होती है, उसी को क्या कहा जाता है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक, या आपका सुदूर संवेदन सिद्धांत या सुदूर संवेदन तकनीक। तो ये हमने भूमिका के तौर पर इसकी शुरुआत कर दी है कि किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना यदि उस वस्तु के आप डेटा प्राप्त कर रहे हैं या उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उन सभी को आप क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक या रिमोट सेंसिंग थ्योरी। क्लियर हुआ यहां तक, ये हो गई आपकी भूमिका। अब आपको आगे क्या बतलाना था कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका यह रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन प्रणाली है, जो सुदूर संवेदन प्रणाली है, यह कार्य करती है आपकी उत्सर्जक, क्या लिखेंगे यहां पर, उत्सर्जक एवं अवशोषक
अवशोषक प्रकाश या आप कह सकते हैं ऊर्जा पर कार्य करती हैं, पर कार्य करती हैं। क्या कहा हमने? यह जो आपका सुदूर संवेदन प्रणाली है, यह सुदूर संवेदन प्रणाली उत्सर्जक होने के साथ साथ आपका अवशोषक प्रकाश या ऊर्जा पर यह कार्य करने वाली एक प्रमुख प्रणाली है। और यह जो प्रणाली आपकी, यह प्रणाली दो प्रकार से कार्य करती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से यह कार्य करती है। दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका कौन सा? एक हो जाएगा निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय सुदूर संवेदन प्रणाली। एक हो जाएगा आपका सक्रिय सुदूर संवेदन प्रणाली। अब हम यहाँ पर डिटेल करना चाहेंगे कि सक्रिय सुदूर संवेदन प्रणाली क्या है और निष्क्रिय सुदूर संवेदन प्रणाली क्या है। अब देखिएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपको कि निष्क्रिय सुदूर संवेदन तकनीक, ये क्या है? ठीक है, तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन तकनीक क्या है? तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी ये क्या है, आपकी एक सैटेलाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपकी सैटेलाइट हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? ये सैटेलाइट हो गई। जब ये आपकी सैटेलाइट हो गई, यहाँ पर आपका ट्रांसपोंडर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी सैटेलाइट हो गई। ये आपकी क्या है? पृथ्वी। आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाकर बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपने सैटेलाइट बना दिया, सैटेलाइट में आपका ये क्या है? मेन बॉडी है इसका। ठीक है, और ये इसका क्या है? इसका रिसीवर है। इसको बोल दिया हमने क्या? ये इसका रिसीवर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आपतित होता है, यहां से परावर्तित होता है, परावर्तित होकर रिसीवर के पास जाता है, तब जाकर यह पृथ्वी की सतह पर अन्य कोई कंप्यूटर सिस्टम है, वहां तक आपके यहाँ के डेटा को, यहाँ का जो डेटा होगा, यहाँ का जो भी डेटा होगा आपका, उन डेटा को या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेगा कौन? रिसीवर, और उसको आपको किसी अन्य कंप्यूटर सिस्टम पर भेज देगा। और इस प्रकार मैं कहूँ आपसे कि निष्क्रिय सुदूर संवेदन में सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जी प्रकाश को किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रिसीवर के द्वारा क्या होगा? रिसीवर द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, रिसीवर द्वारा क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। उसके उपरांत क्या होता है? इसके उपरांत क्या होगा कि यह प्रकाश रिसीवर द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषित के पश्चात पुनः पृथ्वी की सतह पर इसे भेजा जाता है, जहां पर अन्य कंप्यूटर सिस्टम उसको प्राप्त करके डेटा को प्रकाशित करते हैं। तो यह होता है आपका निष्क्रिय सुदूर संवेदन तकनीक, जिसमें इस प्रकार के डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें आप सक्रिय सुदूर संवेदन की, सक्रिय सुदूर संवेदन क्या होता है? सक्रिय सुदूर संवेदन। ठीक है, सक्रिय सुदूर संवेदन जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि सक्रिय सुदूर संवेदन में जैसे कि आपकी ये सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट में हमने क्या किया? ये आपकी एक सैटेलाइट हो गई। ठीक है, इस सैटेलाइट में क्या करते हैं? इसमें एक ऐसा यंत्र लगाते हैं, इसमें एक माइक्रोवेव लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या करेगा? ये प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। ये क्या करेगा? आपका प्रकाश उत्सर्जन करेगा। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन करने के बाद यहां से इसने क्या किया? प्रकाश को उत्सर्जित किया। तो उत्सर्जित करने के बाद क्या हुआ? उत्सर्जन किया प्रकाश का। उत्सर्जन के बाद पृथ्वी किसी सतह से टकराएगा, फिर जाकर आपका यह किसके? रिसीवर के पास पहुंचेगा, फिर से पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो यहां पर क्या किया जाता है? निष्क्रिय सुदूर संवेदन में माइक्रोवेव तरंग का उपयोग किया जाता है। उसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ओर एक प्रकाश तरंग उत्पन्न की जाती है, जो सतह से टकराने के बाद सैटेलाइट पर पहुंचकर पुनः पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। तब जाकर जो छवि चित्र प्राप्त किया जाता है, उसी को कहा
कहा जाता है सुदूर संवेदन सिद्धांत। तो ये आपका सुदूर संवेदन सिद्धांत दो प्रकार का मैंने बतलाया, एक होता है आपका सक्रिय, एक निष्क्रिय। और सबसे पहले आपको यह बतला देना है कि आपका IST या फिर RST जो कि रिमोट सेंसिंग थ्योरी है आपका, वह क्या होता है। और डायग्राम को आप बनाएंगे तो आसानी से आपके कितने 2 पेज आसानी से भर जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। यहां पर हमने देखा कि आपका क्या होता है कि सुदूर संवेदन उपग्रह के बारे में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से आपका सुदूर संवेदन सिद्धांत काम करता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई है। तो भारत में 2 प्रकार के आपने देखा होगा कि भारत में यहां पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने यहां पर देखा कि हमने एक लिखा है सुदूर संवेदन प्रणाली के 2 प्रकार, एक होता है आपका निष्क्रिय, होता है एक सक्रिय। अगर आप बात करें रिसेट जो आपका होता है RISAT, रिसेट 1 जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, निष्क्रिय प्रकार के, सॉरी आपका ये हो जाएगा किसका, सक्रिय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, सक्रिय। जबकि निष्क्रिय में आप किसको रखेंगे, यहां पर रखेंगे आप कार्टोसेट का एग्जांपल लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप ओशियन सेट लिख सकते हैं। यहां पर ओशियन सेट, ये सैटेलाइट, सेट मतलब सैटेलाइट, ठीक है, महासागरीय क्षेत्र से संबंधित। फिर एक और लिख सकते हैं आप रिसोर्स सेट। ये प्रमुख उदाहरण किसके हो जाएंगे, आपके निष्क्रिय सुदूर संवेदन के। जबकि सक्रिय सुदूर संवेदन के क्या हो जाएगा आपका, रिसेट 1 और रिसेट 2। रिसेट 1 और 2 ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके सक्रिय सुदूर संवेदन। तो ये आप प्रकार भी बता सकते हैं, उसके एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं इन बातों को। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका प्रमुख तौर पर सुदूर संवेदन प्रणाली। और सुदूर संवेदन प्रणाली आपको पता ही होगा, इसमें ट्रांसपोंडर भी लगा होता है जो प्रमुख मेन भूमिका में होता है। ठीक है, अब यहां पर हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न जो आपका होगा उसे देखिएगा। यहां पर अगला प्रश्न आपका वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम क्या है और यह कैसे कार्य करता है। आपको वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी पर बात करते हैं, क्या है और कैसे काम करता है, इस पर आना है। ठीक है, ठीक है, हिंदी में जो लिखा है यहां पर वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसी को आप क्या बोल देते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये सबसे पहले आपको इस प्रश्न की जो रूपरेखा है, सबसे पहले आपको बताना है कि यह क्या है, प्रश्न में ही कहा गया है कि यह क्या है, उसके बाद यह कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। ये 2 प्रश्न आपसे एकदम स्पष्ट तौर पर वहां पर लिखे हुए हैं कि क्या है और कैसे काम करता है। तो क्या है, इस पर बात करते हैं हम सबसे पहले कि आपका ये जो आपका जीपीएस है ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपका ये जीपीएस है, ये जीपीएस आपका प्रमुख तौर पर कहें, ये आपका नौवहन उपग्रह है। नौवहन, ये क्या है आपका, नौवहन उपग्रह है। ये नौवहन उपग्रह है तो क्या करता है, ये आपकी वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो ये जो किसी भी स्थिति हो, चाहे फिर गतिशील वस्तु हो, उसकी सापेक्षिक स्थिति का निर्धारण करता है। क्या काम करता है, किसी भी स्थिर या फिर आप कहें गतिशील वस्तु की सापेक्षिक, क्या कहा मैंने, सापेक्षिक, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की सापेक्षिक स्थिति का निर्धारण, सापेक्षिक स्थिति, ठीक है, स्थिति सही लिखा है, सापेक्षिक स्थिति लिखिएगा इसको, स्थिति, सापेक्षिक स्थिति का निर्धारण करता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करता है, इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, आपका नौवहन उपग्रह है। जैसे कि भारत का जीपीएस कौन सा है, आपका भारत का जीपीएस गगन है। गगन नाम सुना होगा आपने, या फिर आपने IRNSS ये नाम सुना होगा।
ठीक है। IRNSS, इसके बारे में चर्चा करेंगे, 3 मार्कर में आपका आ सकता है। IRNSS क्या है, गगन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। और पूरा जो GPS है, ये GPS किसका है, ये USA का है। तो 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी, वो भी हम बात करेंगे। रशिया का अपना GPS कौन सा है, चाइना का GPS कौन सा है, यूरोपीय यूनियन का GPS कौन सा है और भारत का GPS कौन सा है, सभी की हम बात करेंगे। सबसे पहले GPS जो आपका वैश्विक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, यह क्या होता है। तो हमने कहा एक प्रकार का यह नौवहन उपग्रह है जो किसी स्थिर वस्तु हो या फिर कोई गतिशील वस्तु हो, उस स्थिर या गतिशील वस्तु की सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करता है। स्थिति का मतलब सीधा सा है कि उसकी भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति का निर्धारण, भौगोलिक अवस्थिति का क्या होता है, निर्धारण होता है। भौगोलिक अवस्थिति का निर्धारण कहिए या फिर उसकी सापेक्ष स्थिति का निर्धारण किया जाता है, वही है आपका क्या, नौवहन उपग्रह। अब नौवहन उपग्रह यह है, तो यह कैसे काम करता है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि यह कैसे काम करता है। ठीक है, यहां पर यही प्रश्न था आपका कि कैसे कार्य करता है यह, ठीक है, कैसे यह कार्य करता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसको बिंदुवार आप लिख सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। सबसे पहले अगर बात करें, जो ये आपका नौवहन उपग्रह प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति पता की जाती है। तो यह एक ऐसी प्रणाली है, यह एक ऐसी प्रणाली है, क्या कहेंगे हम, यह एक ऐसी प्रणाली है, एक ही ऐसी प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग कर, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की भौगोलिक अवस्थिति का पता लगाया जाता है। यह आप समझ सकते हैं। पहला बिंदु हमने क्या लिखा, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति या फिर आप क्या कह सकते हैं वस्तु का आप भौगोलिक अवस्थिति का पता लगाना है, तो उसका पता इसके माध्यम से लगाया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, हमने कहा था कि आपका जो GPS है आपका, यह GPS क्या है आपका, नौवहन प्रणाली है या नौवहन उपग्रह प्रणाली लिख सकते हैं, उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, नौवहन उपग्रह प्रणाली है। तो यह नौवहन उपग्रह प्रणाली के लिए 3 महत्वपूर्ण इसमें घटक माने जाते हैं, या इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। 3 प्रमुख भाग होते हैं। वो 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, उसे ध्यान रखिएगा। एक होता है इसमें क्या, सैटेलाइट होगा आपका, एक क्या होगा, उपग्रह होगा। उपग्रह की आवश्यकता होगी नहीं होगी, नौवहन प्रणाली है आपका, तो उपग्रह की आवश्यकता होगी। फिर बात करें, इसमें ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा। क्या होगा, एक ग्राउंड, ठीक है, यहां पर अच्छे से लिखिएगा, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ठीक है, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा। और एक और इसमें भाग होता है जो होता है आपका नीचे की सारी बातों को पकड़ने वाला, जिसे हम कहते हैं रिसीवर। तो इसके ये 3 प्रमुख भाग माने जाते हैं जब भी कोई नौवहन उपग्रह प्रणाली स्थापित की जाती है जो आपके GPS का अगर काम कर रही है, तो उसे कहेंगे हम कि उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, उपग्रह, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रिसीवर। इस आधार पर आप कहें तो इसमें जो होता है कि किसी भी वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए, अगला पॉइंट देखिएगा, किसी भी वस्तु का, तीसरा बिंदु हम लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता है। चार चीजों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीजें कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका अक्षांश, एक होता है आपका दूसरा देशांतर, तीसरा होता है आपका क्या, ऊंचाई के आधार पर भी बोल सकते हैं,
ठीक है, ऊंचाई होगा आपका, ठीक है। तो एक हो जाएगा अक्षांश, एक हो जाएगा देशांतर, एक हो जाएगी आपकी ऊंचाई, और चौथी अगर बात करें तो वह हो जाता आपका टाइम या समय। तो इन चारों के आधार पर हम किसका पता कर पाते हैं, स्थान का पता लगा पाते हैं किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का। तो हमें जैसे कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर जब पढ़ते हैं तो वहां पर मैं महत्व की चर्चा करता हूं कि आपका अक्षांश और देशांतर का क्या महत्व है। तो किसी भी स्थिति का निर्धारण के लिए अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि अगर इस चार्ट में समझे, मैं आगे एक बिंदु में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपका ये क्या है, पूरा ग्लोब है। इस ग्लोब के माध्यम से मैंने कहा कि आपने ये कहा कि 0 डिग्री अक्षांश है, और मैंने कहा कि ये आपका 30 डिग्री अक्षांश है। क्या है आपका 30 डिग्री, एक और 30 डिग्री अक्षांश ये है। क्लियर है। तो मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है वो 30 डिग्री अक्षांश पर खड़ा है। तो आप मन में ये प्रश्न आएगा कि 30 डिग्री इस पर खड़ा है या इस पर खड़ा है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वो खड़ा है। क्या कहेंगे आप, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है। और ये तो आपका क्या है, दक्षिण अक्षांश है, साउथ अक्षांश, ठीक है, साउथ अक्षांश। तो ये बताइए मुझे, ये व्यक्ति यहां पे खड़ा हो सकता है या फिर यहां पे भी खड़ा होगा या फिर यहां पे भी खड़ा होगा। क्या अभी हमने वास्तविक स्थिति का पता लगाया? नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ अक्षांश को आधार माना। जब तक भी ये न कह दूं कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री जब देशांतर है आपका 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर का ये पूर्वी दिशा है। तो मैंने कहा कि ये जो रेखा है, माना कि यह आपका 20 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो अब मुझे बताइए, जब हमने बता दिया कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसका मतलब इस पॉइंट के अलावा कोई अन्य बिंदु आपको नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि वह जो व्यक्ति है उसकी अवस्थिति क्या है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, दोनों चीजें जब आप बता देंगे तो उस व्यक्ति विशेष के स्थान के बारे में आप पता लगा पाएंगे। लेकिन समय का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस समय की बात की जा रही है, और साथ में आपको ऊंचाई के आधार पर भी पता करना होगा। क्लियर हुआ। तो ये जो प्रमुख आवश्यक बातें होती हैं, कैसे ये काम करता है, तो 4 चीजों की इसमें आवश्यकता पड़ती है, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई और समय की इसमें पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ती हैं। फिर आगे बात करें, जब इसमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ रही है तो इसमें 4 उपग्रह की भी हमें न्यूनतम आवश्यकता पड़ती है। 4 प्रकार के हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, इसमें यह कहेंगे हम कि इस प्रणाली में रिसीवर और उपग्रह के बीच सिग्नल का संचालन में लगे समय और उसकी चाल की गणना के आधार पर दूरी की गणना भी की जाती है, इसकी सटीक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हमें 4 प्रकार के उपग्रह की भी आवश्यकता पड़ सकती है। 4 प्रकार के उपग्रह, न्यूनतम बताया मैंने, 4 प्रकार के उपग्रह की आवश्यकता भी इसमें हो सकती है। तो चौथा बिंदु बता दिया। 5वें बिंदु के तौर पर कोट करें तो आप ये कह सकते हैं, जो ये नौवहन उपग्रह प्रणाली को सामान्यतः 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक होता है आपका वैश्विक नौवहन प्रणाली, एक होता है आपका क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। ये आपकी जो नौवहन प्रणाली होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका जीपीएस होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, रीजनल होता है। ठीक है, जीपीएस बोल दीजिए, दूसरा आप बोल दीजिए कि आईएनएस होता है, आईएनएसएस, ठीक है, आरएनएसएस, ठीक है। तो रिमोट आपका रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट या सैटेलाइट सिस्टम, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इसीलिए हम भारत के जीपीएस को क्या बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। क्लियर हुआ फुल फॉर्म। तो ये IRNSS क्या है, ये भारत का अपना जीपीएस है, भारत का अपना क्या है, जीपीएस है। और इसमें हमने कितनी सैटेलाइट को भेजा है, इसमें 7 प्रकार की सैटेलाइट को हमने स्थापित किया है। निम्न भू स्तरीय कक्षा में हमने 3 सैटेलाइट को और उच्च स्तरीय कक्षा में हमने 4 सैटेलाइट को स्थापित किया है, तब जाकर हमारा अपना जीपीएस तैयार हुआ है। हम यहां पर बात करेंगे हमारा वैश्विक नौवहन प्रणाली के बारे में भी कि वैश्विक नौवहन प्रणाली आपकी कौन कौन सी है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली संपूर्ण वैश्विक क्षेत्र को कवर करती है, जबकि आपका जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो होता है यह क्षेत्रीय स्तर को कवर करता है। जैसे कि आप जीपीएस की बात करें, हमारे भारत का IRNSS, जिसे आपने नाविक नाम दे दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे नाविक नाम दिया गया है, वही आपका IRNSS या फिर वही आपका गगन अभियान है। वही गगन अभियान आपका किसका है, भारत का। जो
भारत का IRNSS है, जिसे अब नाविक कहा जाता है, उसमें लगभग 7 उपग्रह को स्थापित किया गया है। वहीं अगर बात करें आप जो होता है आपका जीपीएस, ये जीपीएस की हम बात कर लेते हैं। ये आपका जीपीएस जो है ये अमेरिका का प्रमुख सैटेलाइट है। जीपीएस के बारे में हम बात करते हैं, अभी तो उसी के बारे में होती थी, लेकिन अब ये जो जीपीएस आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किस राष्ट्र को डेडिकेटेड है? ये यूएसए के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, द्वारा संचालित। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है आपका ये यूएसए के द्वारा संचालित है। और इसका निर्माण कब हो गया है? इसका निर्माण की अगर बात करें तो 1978 में इसका निर्माण हो चला है। और निर्माण जब हो चला है तो ये सभी के लिए कब उपलब्ध हुआ है? सभी के लिए उपलब्ध कब हो गया है? तो सभी के लिए उपलब्ध हुआ है 1994 से। ठीक है, यह 1994 में सभी के लिए उपलब्ध हो गया है। साथ में बात करें तो इसमें कितने उपग्रह को स्थापित किया गया है? तो 32 उपग्रह के साथ आपका 32 उपग्रह को जब स्थापित किया है तब आपका जीपीएस तैयार हुआ है। तो यह जीपीएस जो अमेरिका का द्वारा संचालित है, निर्माण 78 में, 94 में सभी के लिए उपलब्ध 32 उपग्रह को इसमें स्थापित किया गया है। और ये 32 उपग्रह कहां स्थापित किया गया है? ये आपका किया गया है MEO में। ये क्या है आपका MEO? ये आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा। तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है जीपीएस को। यह आपके वैश्विक रूप से छवि चित्र या भौगोलिक अवस्थिति को बताने का काम करता है। आप यदि कुछ भी सर्च करना चाहें तो यदि आपको यहां से जाना है विजयनगर तो सीधा डालिए आप विजयनगर और डायरेक्शन सर्च कीजिए। यूवर लोकेशन के साथ आपको पूरा एकदम ट्रैक, न्यूनतम लंबी दूरी आपको तय करना पड़े, ऐसी अवस्थिति आपको जो बतलाने का काम करता है वही है आपका जीपीएस। तो ये अमेरिका का हो गया। आगे हम बात करेंगे जो आपका ग्लोनास है। कौन सा आपका ग्लोनास? ठीक है, दूसरा जीपीएस जो अलग देश का है वो है आपका ग्लोनास। ठीक है, यह ग्लोनास किसका है? तो ग्लोनास की बात करें तो यह किसका जीपीएस है? यह आपका रशिया की बात करें तो रशिया का। ठीक है, रशिया का अपना जीपीएस है। ठीक है, रशिया का अपना जीपीएस है, लेकिन यह ध्यान रखना रीजनल काम करता है। ठीक है, आपका क्षेत्रीय स्तर पर यह काम करता है। ठीक है, यह बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय। ठीक है, अब जब रशिया का ये अपना जीपीएस है तो इसमें कितने उपग्रह को स्थापित किया गया है? इसमें 24 उपग्रह शामिल हैं। कितने उपग्रह शामिल हैं? 24 उपग्रह को शामिल किया गया है। तो 24 उपग्रह को ग्लोनास में शामिल किया गया है। और इसे भी कहां स्थापित किया गया है? आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। क्लियर हुआ? और यह आपका कब स्थापित? इसे देखिएगा, बना तो दिया गया है लेकिन इसे 2014 से इसे वैश्विक रूप से यह उपलब्ध है, वैश्विक रूप में उपलब्ध है। लेकिन हम किसका उपयोग करते हैं? हम मेनली आपका जीपीएस का ही उपयोग करते हैं लोकेशन को सर्च करने के लिए। तो ये इतना ध्यान रखिएगा ग्लोनास के बारे में। एक होता है आपका बाइडू सेकंड होता है, ये कंपास है। इसमें यह चाइना का प्रमुख उपग्रह है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, जिसमें 35 उपग्रहों को शामिल किया गया है। बाइडू, ठीक है, बाइडू सेकंड। ये किसका है? आपका चीन का जीपीएस है ये। ठीक है, चीन का जीपीएस है। साथ में अगर बात करें तो चीन का है, तो इसमें 35 उपग्रह को शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है कितने? 35 उपग्रह को। साथ में अगर बात करें तो इसको भी आपका कहां स्थापित किया गया है? MEO में स्थापित है सभी उपग्रह में स्थापित। ठीक है, MEO में जब स्थापित किया गया है, ये 2020 से, क्या कहा मैंने? 2020 से यह वैश्विक रूप में उपलब्ध, वैश्विक रूप से उपलब्ध। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये बाइडू जो है आपका किसका प्रमुख ये जीपीएस है? ये हो जाएगा आपका चाइना का जीपीएस। तो हमने ग्लोनास की बात की, जीपीएस की बात की, बाइडू की बात की। एक और होता है आपका गैलीलियो। कौन सा होता है? गैलीलियो। ये गैलीलियो किसका है? तो गैलीलियो ध्यान रखिएगा आप, ये गैलीलियो आपका यूरोपियन यूनियन का है। कौन सा? गैलीलियो।
गैलीलियो जो उपग्रह है आपका, ये जीपीएस है, जीपीएस सिस्टम है, यह किसका है आपका? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप इसको? यूरोपियन यूनियन का जीपीएस। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जीपीएस हो गया। इसमें कितने उपग्रह को शामिल किया गया है? तो इसमें आपके 27 उपग्रह को इसमें शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उपग्रहों को शामिल किया है। ठीक है, और इन सभी को कहां शामिल किया गया है? MEO में, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में शामिल किया गया है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। और अगर बात करें तो 2019 से यह वैश्विक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, क्या कहा मैंने? 2019 से वैश्विक रूप से, ठीक है, वैश्विक रूप में उपलब्ध, या वैश्विक रूप से उपलब्ध है आपका। ठीक है, तो ये 2019 से ये गैलीलियो की बात कर लिया। अब भारत का कौन सा है? भारत का IRNS आपने सुना होगा। भारत का कौन सा है? IRNSS। क्लियर है? तो ये भारत का IRNSS है, जिसे नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे नाविक नाम दिया गया है, नाविक नाम दिया गया है। और इसमें हमारे कितने सैटेलाइट स्थापित किए गए? तो इसमें 7 उपग्रहों को स्थापित किया गया है। ठीक है, 7 उपग्रह को स्थापित किया गया है। इन 7 उपग्रह में बात करें आप, तो इसमें से जो 4 हैं, इसमें से 4 उपग्रह को कहां स्थापित किया गया है? जियो सनक्रोनिस ऑर्बिट में। ठीक है, ऑर्बिट। ठीक है, जबकि जो 3 उपग्रह हैं आपके, वो 3 को कहां किया गया स्थापित? वो हो जाएगा आपका जियो स्टेशनरी। कहां पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में से स्थापित किया गया है 3 उपग्रह को, जबकि 4 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी आपका ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट, और ये जो होता है आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट होता है। क्लियर है? तो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ये 7 उपग्रह को 3 इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। ये IRNSS से कुछ ही महीनों के बाद यह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमने प्रत्येक देशों के जीपीएस सिस्टम की हमने बात की। तो आज की क्लास में हमने जो 2 प्रश्नों की रूपरेखा आपके समक्ष रखी, वो दोनों प्रश्न आपके समक्ष ये हैं। कल से हम पॉलिटी के विषय के प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आएंगे। वहां पर पॉलिटी के प्रत्येक हम 3 मार्कर, 5 मार्कर, फिर 11 मार्कर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से 2020 के संपूर्ण प्रश्न पत्रों के आंसर पर हम एक बड़ी बड़ी रूपरेखा, मोटी मोटी रूपरेखा के बारे में आप सभी के समक्ष चर्चा करेंगे। तो मिलते साथियों कल की क्लास में। इसी प्रकार आपका सहयोग बनाए के रखिएगा। बेहतर से बेहतर चीजें GLCIS संस्थान के द्वारा आपको प्राप्त होती रहेगी। लेकिन चलते चलते एक बात और बतला देना चाहते हैं कि मेंस क्वेश्चन बैंक भी GLCIS संस्थान के द्वारा आप लोगों को बेहतर चीजें से इसको सजाकर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। यहां पर आपको टॉपिक वाइज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां पे यूनिट वाइज, पार्ट वाइज, देन आपको FLT भी प्रश्न मिलेंगे। यहां पर विगत प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों का समावेशन किया गया है। तो साथ ही में अब आगामी क्वेश्चन, आपके भावी प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उनका भी समावेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इसकी कीमत मात्र आपका 700 रुपए रखी गई है। आगामी समय में जैसे जैसे मेंस नजदीक आ जाएगा, इसकी कीमत आसमान छूने लगेगी। साथियों जल्दी आपको करना है, कम कीमत पर बेहतर चीजें आपको प्राप्त करना है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू एडिशन होगा, और वह वैल्यू एडिशन जब होगा तब भी वही वैल्यू एडिशन आपको 700 प्राइस में ही मिलेगा। लेकिन जब बाद में इसमें वैल्यू एडिशन होगा, जो इसको बाद में परचेस करेंगे, उसके लिए कीमत काफी आगे बढ़ चुकी होगी। तो आपको इंतजार नहीं करना है, आपके क्वेश्चन बैंक को परचेस कीजिएगा और इस सुविधा को आप फलीभूत कीजिएगा। और इस सुविधा को लेते हुए यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न आपके पास हो जाएंगे, तो बहुत जल्द GLCIS संस्थान इनसे आंसर फॉर्मेटिंग भी आपको उपलब्ध करवाएगा। तो साथियों इसी के साथ मैं आज की क्लास से आपसे विदा चाहूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।